हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रुति कीर्ति द एडमायर्ड वन। ये हमारे साउंड चैप्टर की सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। तो शुरू करते हैं थर्ड पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है? जब भी साउंड किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है और कोई दूसरे मीडियम की बाउंड्री आ जाए, सामने कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो साउंड क्या करेगा? जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है उसी प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं एयर में साउंड ट्रैवल कर रहा है और सामने कोई दीवार आ जाए तो उस दीवार के थ्रू साउंड जो है रिफ्लेक्ट करेगा और वो उन्हीं लॉस को फॉलो करेगा जो लाइट फॉलो करती है। वो लॉस क्या थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। इसको दिखाने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी गई है। अगर हम दो पाइप्स लेते हैं और उनको टेबल पे कुछ इस प्रकार से अरेंज करते हैं और एक पाइप के इधर एक अलार्म क्लॉक रख देते हैं और इधर से हम उसको सुनने की कोशिश करें। इस पाइप को हम ऐसा घुमाएं कि हमको साउंड जो है वो प्रॉपरली सुनाई दे। तो हम देखेंगे कि ये जो नॉर्मल है, यहाँ से जो अपन ने परपेंडिकुलर बनाया, ये जो यहाँ से अलार्म क्लॉक की वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करी, वॉल से टकराई और फिर रिफ्लेक्ट कर गई। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करी, तो हम देखेंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ से। दूसरा इंसिडेंट रे नहीं, इधर इंसिडेंट वेव बोलना चाहिए, साउंड वेव की बात कर रहे हैं हम। तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टिव वेव और नॉर्मल रे जो है ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई कर रही हैं। एक ही प्लेन क्या है? ये टेबल, ये टेबल एक प्लेन है, तीनों एक ही प्लेन पर हैं। ओके। और अगर हम इस पाइप को थोड़ा सा भी हिला देते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हम ऊपर ले जाते हैं इस पाइप को, तो क्या होगा? इसके थ्रू हमको साउंड सुनाई सुनाई नहीं देगा। क्यों? ऊपर ले गए तो क्या हुआ? उसका प्लेन बदल गया। प्लेन बदल गया तो साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टिव वेव और नॉर्मल सेम प्लेन पर लाई करती है। ओके। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सामने आता है कि साउंड आखिर रिफ्लेक्ट ही क्यों करता है? जब साउंड सभी मीडियम से ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, गैस के थ्रू भी ट्रेवल कर सकता है, तो साउंड रिफ्लेक्ट क्यों करता है? उसको सॉलिड में से भी ट्रेवल कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्ट कर क्यों रहा है? इसका एक छोटा सा कारण मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन के थ्रू, और वो ही वाइब्रेशन ट्रैवल करते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से, और साउंड वेव एक्चुअली है क्या? वो वाइब्रेशन ट्रैवल कर रहा है। वाइब्रेशन का ट्रैवल करना यही साउंड वेव है। मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं जिसके थ्रू साउंड जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब जैसे दूसरे मीडियम में पहुंचेगा तो बाउंड्री पे क्या होगा? दूसरे मीडियम के पार्टिकल्स भी ट्रैवल करेंगे, पर वो सेम टाइप से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो कुछ पीछे रिफ्लेक्शन आएगा। उस वजह से साउंड रिफ्लेक्ट होता है, मतलब ट्रांसमिट तो होता ही है, आगे तो बढ़ता ही है, पर क्योंकि ये जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन था, पार्टिकल सेम नहीं है, पार्टिकल्स की डेंसिटी अलग है, इलास्टिसिटी अलग है, तो इस कारण ये जो वाइब्रेशन है वो सेम एम्पलीट्यूड का नहीं हो पाता है, उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है। आगे बढ़ने वाली वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, तो बाकी जो एम्पलीट्यूड बचा की वेव बची वो रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण हमें इको सुनाई देती है। इको क्या होता है? जब कोई साउंड हमें दोबारा से सुनाई देता है, 0.1 सेकेंड के बाद ही इको प्रोड्यूस होता है। हमने कुछ बोला और वो थोड़ी देर बाद हमको दोबारा सेम साउंड सुनाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि इको हो रहा है। अब हमारा जो ब्रेन है, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस के बाद अगर साउंड आएगा तो ही हम उसको एक अलग साउंड की तरह रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। इसलिए दो साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए ई को सुनने के लिए।
ओके, अब दो साउंड के बीच में 1.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। अब साउंड की स्पीड जो है, अगर हम नॉर्मली देखें, साउंड की स्पीड देखें हम, स्पीड ऑफ साउंड, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर्स पे बात करें, मतलब मैं बात कर रही हूँ 22 डिग्री सेल्सियस पे, तो साउंड की स्पीड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। अब इको हमको कब सुनाई देगी? ये सोर्स है साउंड का, मतलब हमने यहाँ से आवाज़ लगाई, यहाँ आवाज़ टकराई और फिर वो रिफ्लेक्ट हुई और हमको सुनाई दी। तो मतलब ये डिस्टेंस d और ये डिस्टेंस 2d मान लेते हैं, जो साउंड का सोर्स है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच का डिस्टेंस है d। और टाइम कितना होना चाहिए, आवाज़ हमको दोबारा सुनने मिले उसमें टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए दो साउंड्स के बीच में, तब हमको इको सुनाई देगी। अब साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिर अपने कानों तक, तो कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? 2d डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? d और d 2d। साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2d। कितना हो गया? स्पीड कितनी है? 344 और टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई? 34.4। तो डी अपना कितना हो गया? 17.2 मीटर। डी क्या था? साउंड का सोर्स, मतलब हमने जहाँ से चिल्लाया था, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे डी। तो डी कितना हो गया? 17.2 मीटर। तो इको सुनने के लिए साउंड का सोर्स और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में कम से कम 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम बोल देते हैं ना, हम रूम में बोल रहे हैं कुछ भी और आवाज़ गूंज रही है, तो उसको हम बोल देते हैं इको सुनाई दे रही है। वो एक्चुअली इको नहीं होता है, वो क्या होता है? रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? एक मिनट, रिवर्बरेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बतानी थी। ओके, हमको जो इको सुनाई देती है, मतलब जो साउंड रिफ्लेक्ट होके हमारे पास दोबारा आता है, पहुंचता है, वो सॉफ्ट साउंड होता है बड़ा ही। ऐसा क्यों होता है? पहला तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के साथ एम्पलीट्यूड वेव का कम होता जाता है। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव की क्लास की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो सॉफ्ट साउंड होने का पहला कारण तो सीधा सा ये है कि डिस्टेंस बढ़ गया तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। और दूसरा कारण ये है कि कुछ वेव जो है वो ट्रांसमिट भी हो गई, है ना। ट्रांसमिट मतलब क्या? वो दूसरे मीडियम में चली गई, वहां पर भी एम्पलीट्यूड हमारा कम हो गया, मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से भी हमारा एम्पलीट्यूड कम हो गया। और कुछ एनर्जी लॉस भी हो गई, साउंड एनर्जी। कैसे? वो मीडियम से गुजरी तो हीट लॉस भी हो गई, हीट जनरेट हुई, एब्जॉर्ब हो गई कुछ एनर्जी कह सकते हैं। तो इसलिए इको जो हमको सुनाई देती है वो सॉफ्ट साउंड होता है। ओके, अब हम देखते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? परसिस्टेंस ऑफ साउंड। मैंने आपसे बोला ना, आवाज गूंजना, मतलब गूंजना क्या मतलब? आवाज परसिस्ट कर रही है, मतलब लंबी चल रही है, हमको लंबा सुनाई देता है। जैसे मैंने बोला इको, तो ऐसा सुनाई देगा इको, इस टाइप से आवाज खिंचती है, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। होता किस वजह से? रिपीटेड रिफ्लेक्शन की वजह से। साउंड जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट करता है, और मैंने आपको बताया कि इको सुनने के लिए, डिस्टिंक्ट साउंड सुनने के लिए, अलग से साउंड सुनने के लिए साउंड वेव्स के बीच में कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। अब इधर पर 0.1 सेकेंड का गैप नहीं होता, तो हमको वही जो वेव है उनका इंटरफेरेंस हो जाता है, हमको लंबा साउंड, खिंचता हुआ साउंड सुनाई देता है। इसी को हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अगर रिवर्बरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? साउंड डल हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या बोल रहा है, क्या सुनाई दे रहा है, क्या चल रहा है। तो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम किसी भी जगह, ऑडिटोरियम में, कहीं भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं
अकॉस्टिक मटेरियल्स, क्या बोलते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स, या फिर उनको अकॉस्टिक मटेरियल्स भी कहा जाता है। रूफ पर, वॉल्स पर हम अकॉस्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। इनमें बेसिकली क्या होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं। इनमें या तो पोर्स होते हैं, तो पोर्स के थ्रू वेव ट्रेवल कर जाती है और वहाँ ट्रैप हो जाती है, और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता ही है तो वेव डिमिनिश हो जाती है ऐसे। दूसरा क्या करते हैं हम रिवर्बरेशन को कम करने के लिए, कर्टेन्स वगैरह, डोर्स विंडोज पे कर्टेन्स लगाना, कारपेट्स बिछाना, और जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम वगैरह होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, वहाँ पर सीट्स जो हैं वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स की बनाई जाती हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल? अ person clapped his hands near a cliff and hear the echo after 5 सेकेंड। इको कितनी देर बाद सुनाई दे रही है? 5 सेकेंड बाद। टाइम क्या है? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में गिवन लिख लेना ठीक रहता है। ओके, टाइम क्या है? 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड ऑफ साउंड दिया है हमको 346 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है साउंड की? स्पीड ऑफ साउंड वी लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 346 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, ये स्पीड साउंड की है और ये टाइम साउंड को रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक जाने में, फिर वहाँ से टकरा के वापस आने में। अगर हम मान लें साउंड के सोर्स से, मतलब जहाँ हमने क्लैप किए थे हैंड, वहाँ से और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया वो कितना हो जाएगा? 2d। तो 2d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 346 इंटू 5। तो ये क्या हो गया? 2d इज इक्वल्स टू 346 इंटू 5 कितना हो गया? 1730 मीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गया अपना? 1730/2, मतलब 865 मीटर। तो आंसर हो गया हमारा, डिस्टेंस कितना हो गया? 865 मीटर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है ई को रिटर्न इन 3 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, ये 3 है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस हमसे पूछा है फिर से। गिवन दैट स्पीड दी है 342 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस पूछा है। अब हम मान लेते हैं सोर्स से रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस है d, तो टोटल डिस्टेंस जो साउंड वेव ने ट्रेवल किया वो क्या हो जाएगा? 2d। तो 2d क्या हो गया? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, मतलब 342 इंटू 3। 342 इंटू 3 कितना आ गया? 1026। ओके, तो 2d हो गया 1026 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया अपना? 1026/2, मतलब 513 मीटर। आ गया आंसर। अब ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा हमने, इको पढ़ा, रिवर्बरेशन पढ़ा। रिवर्बरेशन बेसिकली क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब इसके हमने देख लिए इससे क्या क्या दिक्कत आती है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कुछ यूजेस भी होते हैं। क्या हैं वो यूजेस? जैसे मेगाफोन्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे कि ट्रम्पेट, शहनाइज। ये इन सबको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इनमें साउंड जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फैले। साउंड सारे डायरेक्शन में स्प्रेड होने की जगह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे। कुछ इस टाइप का, ऐसे कोन टाइप का शेप दे देते हैं, यहाँ से साउंड ट्रेवल करता है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके एक ही डायरेक्शन में
ट्रेवल करता है। दूसरा, जो डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, देख लेना। उसके थ्रू डॉक्टर्स जो हैं अपनी बॉडी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, ये पोर्शन डॉक्टर लगाता है बॉडी पे, इससे साउंड कैप्चर होता है, इसके अंदर साउंड जाता है और फिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे। उससे क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और फिर वो डॉक्टर के कानों तक पहुँचता है, तो वो साउंड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो वो सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज में आ जाता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ होता है एम्पलीट्यूड बढ़ाने के लिए साउंड का। और फिर जो कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं उनमें भी उनकी जो सीलिंग है वो राउंड बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, जिससे सभी लोगों तक रिफ्लेक्शन के बाद प्रॉपर हर कोने तक साउंड जो है वो पहुंच सके। कई बार एक कर्व साउंड बोर्ड भी लगा दिया जाता है स्टेज के पीछे, जिससे उससे रिफ्लेक्ट होके आवाज़ पूरे में इवनली अच्छे से पहुंच सके। अब हम देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। जो हम इंसान की बात करें, हम ह्यूमन बींग्स की, तो हम लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। 1 किलो हर्ट्ज मतलब क्या, 1000 हर्ट्ज, तो हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। छोटे जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे और जो डॉग्स होते हैं, वो 25 किलो हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं, वो हमसे थोड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की भी आवाज़ सुन सकते हैं। धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनका साउंड का रेंज भी नॉर्मल ह्यूमन रेंज तक आ जाता है, मतलब 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आ जाता है। 20 हर्ट्ज से कम का जो साउंड है वो हम ह्यूमंस तो नहीं सुन सकते, उस साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो है ये भी कई एनिमल्स सुन सकते हैं, जिस कारण उनको अर्थक्वेक का पहले पता लग जाता है। अर्थक्वेक के पहले, थोड़े से पहले एक साउंड प्रोड्यूस होता है, मेन शॉक वेव से पहले एक साउंड प्रोड्यूस होता है, पर वो साउंड की रेंज इतनी नहीं होती कि ह्यूमन ईयर्स उसको सुन सकें। वो इंफ्रासोनिक रेंज का साउंड होता है, तो कई एनिमल्स उसको सुन सकते हैं, इसलिए एनिमल्स को पहले पता लग जाता है। एक पेंडुलम जो वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन का जो साउंड है वो रेंज भी इंफ्रासोनिक साउंड है। 1 सेकंड में 20 टाइम्स से ज़्यादा तो वाइब्रेट नहीं करता है ना, उससे कम वाइब्रेट करता है। उस रेंज से 1 सेकंड में 20 टाइम्स से जो कम वाइब्रेशन वाले साउंड है वो ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकते। तो सिंपल पेंडुलम जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है। राइनोसोरस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंफ्रासोनिक साउंड के थ्रू। वेल्स हुई, एलिफेंट्स हुए, ये जो हैं इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक में जब मेन शॉकवेव प्रोड्यूस होती है, जो हमको तेज साउंड सुनाई देता है और एकदम से जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, उसके पहले एक लो फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होती है जो कई एनिमल्स सुन सकते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे के जो साउंड है वो होगा इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड ऑडिबल रेंज में हम सुन सकते हैं। अब इस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा के जो साउंड है, मतलब 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड, इनको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड। इनके भी कई यूजेस हैं। बर्ड्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। फिर डॉल्फिन्स हो गई, वो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू ट्रैवल करती हैं। फिर रैट्स हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, सुन भी सकते हैं। ओके, अब हम अल्ट्रासाउंड के ही कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अल्ट्रासाउंड का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ऐसे जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनको क्लीन करना मैन्युअली मुश्किल है, तो उनको अल्ट्रासाउंड के थ्रू क्लीन किया जाता है। पहले एक लिक्विड डाल देते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस किया जाता है। उससे क्या होता है,
अल्ट्रासाउंड के वाइब्रेशन से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी वाइब्रेट करके और वो लिक्विड में आ जाते हैं और फिर सब क्लीन हो जाता है। इसके अलावा कोई हमको इसके अलावा कोई हमको किसी मटेरियल में कोई क्रैक हो गया है, अंदर कोई छोटा क्रैक है जो बाहर से हमको नहीं दिख रहा, बट अंदर क्रैक हो गया है किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या किसी भी चीज़ में, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे हम? अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजेंगे और दूसरी तरफ डिटेक्टर लगा देंगे। तो अगर अल्ट्रासोनिक वेव्स डिटेक्ट हो गई मतलब मटेरियल ठीक है, अगर डिटेक्ट नहीं हुई मतलब वो रिफ्लेक्ट हो गई कहीं से, मतलब कहीं कुछ क्रैक है। और एप्लीकेशन क्या है? इकोकार्डियोग्राफी में यूज होता है। कार्डियोग्राफी क्या होती है? हम जो हमारा हार्ट है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं और वापस वो रिफ्लेक्ट होती है और उसके थ्रू हम हार्ट की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम हार्ट को रीड कर सकें, रियल टाइम में उसकी इमेज देख सकें और फिर कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है वो देख सकें। और फिर इसके अलावा सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज़ होता है। इसमें भी इंटरनल ऑर्गन्स की जो है हम वो पिक्चर प्रोड्यूस करते हैं वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू। इसके अलावा ठीक है, आपने सुना होगा पत्थरी हो जाती है, मतलब किडनी में जो स्टोन्स हो जाते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सी की डेप्थ मेज़र करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, सोनार का यूज़ किया जाता है। सोनार सिस्टम होता है जिसके थ्रू सी की डेप्थ हम देखते हैं। इसके अलावा अंडर सी जो भी वैलीज हैं, हिल्स हैं, उनका पता भी हम सोनार के थ्रू करते हैं, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स भेज के हमको पता, वो रिफ्लेक्ट होके आती हैं, फिर उसको स्टडी करके हमको पता चलता है कि सी की डेप्थ कितनी है, कि सी के अंदर कुछ है तो नहीं, मतलब यहाँ पर कोई हिल तो नहीं है, कोई वैली तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी सबमरीन तो नहीं पड़ी, इस टाइप से। अच्छा, अभी एक छोटा सा टॉपिक, हियरिंग एड भी आपके एनसीईआरटी में छोटे से में एक बॉक्स में मेंशन है, तो वो भी देख लेते हैं। हियरिंग एड्स कैसे काम करती हैं? अब जो पर्सन है जो सुन नहीं सकता उसके लिए हियरिंग एड्स बनाई जाती हैं। ये कैसे काम करती हैं? माइक्रोफोन के थ्रू साउंड कलेक्ट होता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, उसका एम्प्लीफिकेशन किया मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाया, फिर स्पीकर को भेज दिया साउंड। अब वो स्पीकर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वापस साउंड वेव्स में कन्वर्ट करेगा और फिर पर्सन के कानों तक आवाज़ जाएगी। अब वो पर्सन के कानों तक जो आवाज़ गई वो हाई एम्पलीट्यूड की गई, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ था और वो हमने उस हिसाब से बढ़ाया था जितना ज़रूरी था, तो उसको प्रॉपर आवाज़ सुनाई देगी। ऐसे हियरिंग एड्स वर्क करते हैं। अब ये चैप्टर यहीं खत्म हमारा समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।